केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वो सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वो बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बैल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब केशव पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आकर आगरा में बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को भी यहीं पर काम मिल गया था। केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छैनी हथौड़ों की ठक ठक और खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी ना सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक से उसके कानों में एक आवाज पड़ी और वो चौंक गया। आवाज क्या थी? माशाल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी देखा। बेशक, मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो, वो आदमी हंसते हुए बोला। केशव बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वो आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह से देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी कुछ 30 के ऊपर। कद मंझोला था और सफ़ेद अंग रखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से उसके बाल ढके हुए थे। लगता है कोई बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। ये कोई और नहीं था, ये महल का ही पहरेदार था। उसने अकबर को बोला, हुजूर मुझे माफ करें, मुझे आपके आने का तो पता ही नहीं चला। हाफते हुए उसने कहा और फिर उसने मुड़कर केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हजूरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बदहवासी में छैनी हाथ से छूटकर उसकी नीचे गिर गई और जल्दी से वो उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? उसे एकदम से ख्याल आया और उसने झुककर बादशाह अकबर को सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की ये दखल अंदाजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने पहरेदार को वहां से जाने का इशारा कर दिया। ठीक है सिपाही, तुम यहाँ से चले जाओ और हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव अभी भी असमंजस में था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना काम नक्काशी का शुरू करे या बादशाह के हुक्म का इंतजार कर रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, पर अब वो डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर उसे बड़े प्यार से देखकर मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने बड़े नरम आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? केशव। केशव ने बड़ा नपा-तुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? तो उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छैनी का इंतजाम करना होगा।
अब केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग गया और उनका छैनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। और इसी दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर आकर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर पर खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ मुझे क्या करना है। केशव ने बड़ी संदेह भरी नज़रों से अकबर को देखा और बोला, हुजूर हुजूर क्या आप ये सब करेंगे। अकबर ने बोला, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है, मैं सीख ही लूँगा। तो उसने बोला, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। केशव सक पका गया। दरअसल मैं कहना चाहता हूँ, आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसके बाद अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या ये काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है। केशव तो अभी भी असमंजस की स्थिति में था। अब अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छैनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े पर पत्थर पर लकीर खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छैनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव बहुत ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी और हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसा उसने करके दिखाया और अपनी आंखें थोड़ी मीच कर, वरना ये किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। उसके बाद बगल में बैठा ये हिंदुस्तान का बादशाह है, वो तो लगभग भूल ही गया था और एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे बड़ा मजा आ रहा था और वो बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा भी चूक हो जाने पर वो फौरन उसकी तैयारियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर ने पूछा, केशव सही नहीं है क्या। और केशव ने सिर हिलाकर बोला, हाँ, मतलब उसकी असहमति वो अपनी जता देता है। अकबर बड़ी आराम से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। वो दोनों अपने कामों में खोए हुए थे, उन्हें एहसास ही नहीं हुआ और उनके आसपास जो संगतराश बैठे हुए थे वो बड़े गौर से उनको देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराशा रहा, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। इसके बाद लड़के के ऐसे काम का अंदाज देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, तुम एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? ये बात किसने बोली? ये बात बोली है केशव ने। बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ पर रहने लगे, तब मैं कारखाना बनवाऊंगा और इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी यहाँ पर काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा और वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी यहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए और जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया। अच्छा बेटा, अब अपना काम जारी रखो। उसके बाद केशव ने पूछा, हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। अकबर ने बोला, मैं जरूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन केशव की धूम मची रही और वो बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात को सबको सुनाता रहा। इतने में रात हो चली थी और केशव बहुत थक रहा था और जैसे ही वो घर आया, पिता के साथ बिस्तर में घुस गया और पिता से मुस्कुराकर कहा, पिता ने उससे मुस्कुराकर कहा, अरे तुम तो बहुत प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा कि मैं एक दिन बहुत बड़ा फनकार बनूंगा। केशव ने अपने पिता से कहा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिताजी ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से एक बढ़कर बहुत खूबसूरत महल हैं, फिर वो सीकरी में ही ये शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करके बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा जो है वो बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का तो एक खास कारण है। मैंने सुना है जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इसी वजह से वो हर वक्त
परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए और भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए और उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके पास एक नहीं तीन संतानें होंगी उन्हें। शहजादा सलीम, मुराद, दानियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बनाने का फैसला किया है। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव बड़ी आवाज़ में बोला। अब केशव को नींद आने लगी और केशव की आंख लग गई। इतने में उनके पिताजी ने देखा कि अरे, मेरा लाडला बेटा सो गया।